Assalamualaikum. I am Dr. Nada Wahid and today I will discuss with you the respiration during exercise. यानी जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है. Basically this lecture is an overview of the whole chapter. If you find any terminology or anything difficult, you can comment in the comment section. I will upload another video on that topic too. Now we will discuss the objectives. In the objectives we will discuss the lungs function and how the lung behave according to the exercise. Whenever you are doing exercise, you can you inhale oxygen through nose and exhale carbon dioxide through mouth. Basically this is the proper way of breathing. Respiration. We have two types of respiration. Number one is pulmonary respiration. Number second is cellular respiration. Pulmonary respiration at the level of alveoli. यहाँ पे आपकी वेंटिलेशन होती है, यानी आपका ऑक्सीजन आती है और देन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन एज एट द लेवल ऑफ सेल, उसमें आपकी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. इफ़ यू टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, देयर आर टू पर्पस. नंबर वन इज गैस एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द बॉडी. गैस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड carbon dioxide, and second function is regulation of acid base balance during exercise. जब भी हम वेंटिलेशन की बात करते हैं तो बेसिकली इन एंड आउट ऑफ द एयर उसके दो प्रोसेस होते हैं. नंबर वन इज इंस्पायरेशन, सेकेंड इज एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन यानी एयर का अंदर आना, एक्सपायरेशन इज एक्सेल ऑफ द एयर. इंस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं. इंस्पायरेशन की बात करें दैट इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस. यानी आपका डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तब जब आपका प्रेशर डिफरेंस, एयर का प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का प्रेशर डिफरेंस होगा, कम होगा तो एयर अंदर आती है. और इसी तरह जब एयर डायफ्राम नीचे आएगा, एयर अंदर आ गई. अब क्या होगा, पैसिवली जो है आपका जो डायफ्राम है वो वापस अपनी जगह पे जाएगा, आपका लंग्स रिकॉइल होगा और ऑटोमेटिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके माउथ से बाहर निकल जाएगी. गैस एक्सचेंज की बात करें तो एयर इंस्पायर जब भी आप कर रहे होते हैं तो ट्रेकिया से होते हुए लंग्स तक जाती हैं. एल्वेलाई के लेवल पर गैस एक्सचेंज होता है, यानी आपकी ऑक्सीजन जो है वो अंदर आती है ब्लड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जाती है. अब जो है वो जो ब्लड तक आई है ऑक्सीजन वो आपके सेल्स तक जाती है एंड सेल के लेवल पे वो यूटिलाइज हो जाती है, बर्न आउट होती है. तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है. इसलिए हम कहते हैं कि जो लोग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का यूज़ ज़्यादा करते हैं या एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिकली फास्ट होता है. तो ऑक्सीजन का जितना अमाउंट होगा उतना मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा, जितना ऑक्सीजन का अमाउंट यूटिलाइज हो रहा है. पीएच ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी आप एक्सरसाइज इंटेंसिटी ज़्यादा एक्सरसाइज हाई इंटेंसिटी के एक्सरसाइजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड पीएच क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ हो रहा होता है. मसल पीएच की बात करें तो वो और ज़्यादा ड्रामेटिकली जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है. मसल्स की बात अगर हम बात करें तो लो बफरिंग कैपेसिटी होती है. रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो एक तो एसिड बेस बैलेंस लंग्स के लेवल पे होता है, दूसरा हमारा किडनी के लेवल पे होता है. लंग्स के लेवल पे कैसे होता है, ब्लड में PCO2 मीन्स प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी पीएच लो हो जाती है. जब पीएच लो होगी तो आपकी वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाएगी. जैसे वेंटिलेशन स्टार्ट होगी ऑक्सीजन आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और पीएच वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगी. और किडनी के लेवल पे अगर हम बात करें तो किडनी पे जो किडनी आपकी ब्लड बाइकार्बोनेट कंसनट्रेशन को क्या कर रही होती है, रेगुलेट कर रही होती है. तो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें एसिड बेस बैलेंस की तो किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है. फंक्शन ऑफ लंग्स की बात करें तो हमारे पास गैस एक्सचेंज हो रहा होता है, बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड बॉडी में हो रहा होता है. कैसे, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और साथ साथ जो एसिड बेस बैलेंस है वो रेगुलेट कर रहा है लंग. वेंटिलेशन बेसिकली एयर का सिर्फ अंदर आना और एयर का बाहर जाना है. डिफ्यूजन बेसिकली क्या होती है, अगर आपके पास रैंडम मॉलिक्यूल ऑफ मूवमेंट होती है एक हाई कंसंट्रेशन के एरिया से लो कंसंट्रेशन की तरफ, हमारी जो ऑक्सीजन अंदर आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जा रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन. कैसे, अंदर आपकी बॉडी के अंदर जब भी ऑक्सीजन प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे इनसाइड ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। इसी तरह जब बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा इन्वायरमेंट में और बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरफ मूव कर जाएगी, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ। इस तरह आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो आपके पास ऑर्गन्स में नोज है, नेजल कैविटीज है, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्रीज, लंग्स एंड एट द लेवल ऑफ एल्विलाई where the gas exchange happens. Diaphragm की बात करें तो diaphragm is the most important and main muscles of inspiration. स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो लंग्स हमेशा डिफरेंट जो एक उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरा। एक होती है वेस्ट्रल प्लूरा, सेकेंड है पैराइटल प्लूरा। वेस्ट्रल प्लूरा की बात करें तो वो लंग्स के आउटर सरफेस पे होती है एंड पैराइटल प्लूरा की अगर हम बात करें तो थॉरसिक वॉल को उसने पूरा लाइन किया होता है। और इंट्राप्लूरल स्पेस की हम बात करें, द स्पेस इन बिटवीन द लेयर्स प्लूरा, उसको हम इंट्राप्लूरल स्पेस कह रहे होते हैं। ये किस लिए होती है, ताकि इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा जो होता है वो हमेशा लो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ताकि आपकी जो एल्वेलाई हैं वो कोलैप्स ना कर सकें। कंडक्टिंग इन रेस्पिरेटरी जोन होते हैं। कंडक्टिंग जोन मीन्स वेयर द एयर कंडक्ट एंड रेस्पिरेटरी जोन मीन्स वेयर द गैसेस एक्सचेंज। कंडक्टिंग जोन में आपकी ह्यूमिडिफाई हो रही है, वार्म हो रही है, फिल्टर हो रही है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट है। नंबर 1 इज ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्रीज एंड ब्रोंक्यूल्स। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी जोन, इसमें आपके पास एल्विलाई हैं जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिफ्यूजन के ज़रिए हमारी जो है गैस ट्रांस जो मूव हो रही होती है। और जब भी हम सांस लेते हैं यानी इंस्पायर करते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ पुश होता है, हमारी रिप्स आउटवर्ड लिफ्ट होती हैं, वॉल्यूम ऑफ लंग इंक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। आप क्या करें, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है। इंस्पायर करें, बहुत स्लोली इंस्पायर करें और महसूस करें। आपको बाकायदा महसूस होगा आपका डायफ्राम डाउन जा रहा है, आपके रिप्स जो है आपका जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ लंग आपका इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो पल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है। और जब एक्सपायरेशन की हम बात करें तो सिर्फ डायफ्राम क्या कर रहा है, वापस जा रहा है, डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, रिप्स वापस अपनी जगह पे आ रही हैं, जो वॉल्यूम ऑफ लंग है जो इंक्रीज़ हुआ वो डिक्रीज़ हो रहा है और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मसल इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल्स मसल, डायफ्राम के बाद है आ रहा है। और एक्सेसरी मसल्स में हमारे पास स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड, स्क्लेनाई एंड कहीं ना कहीं देखें, अगर हम स्टर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड की बात करें और स्क्लेनाई की बात करें तो ये तब काम कर रहे होते हैं जब आपको एक्स्ट्रा डीप एफर्ट लगाना पड़ रहा है इंस्पायरेशन में। और अगर हम क्वाइट ब्रीथिंग की बात करें तो इसमें आपको बस आपका डायफ्राम जो है वो वापस जा रहा होता है, पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होता है। और अगर हम एक्टिव ब्रीथिंग की बात करें, एक्टिव एक्सपायरेशन की बात करें, जब हम सोच समझ के कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली हम वैसे करते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता इंस्पायर और एक्सपायर करने के लिए, लेकिन अगर हम फोकस करके कर रहे हैं तो डैट इज़ एक्टिव ब्रीथिंग। इसमें आपके पास इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स है और क्वाड्रेटस लंबोरम भी आपको हेल्प आउट करवा रहा होता है। डू रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग ड्यूरिंग एक्सरसाइज? नो, इट्स नॉट। वैसे तो कोई भी मतलब अगर हम देखें तो हमारे जब भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपके जो ब्रीथिंग लेवल पे चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। आप जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत जल्दी जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, तो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स कभी भी फटीग में नहीं जाते हैं। लेकिन एक करंट एविडेंस है वो बताती है कि अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करें, और प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज इन केस है, हमेशा नहीं होता, अगर आप 120 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज करें और आपकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई कि जहाँ पे आप 90 to 100% VO2 max यूज़ कर रहे हैं, तो रेस्पिरेट तब क्या होगा, आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो फटीग में चले जाएंगे। और आपको पता है कि रेस्पिरेटरी मसल्स फटीग में वैसे जाते ही नहीं हैं, लेकिन तब चले जाते हैं। एयर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कौन कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से एयर में रेजिस्टेंस आ रही है, तो
Air flow depends on the pressure difference between two ends of airways and resistance of airways. प्रेशर डिफरेंस के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और रेजिस्टेंस किस बेसिस पे आ सकती है? अगर आपको कोई डिजीज़ होगी, कोई डायमीटर आर्टरीज का छोटा हो गया, कम हो गया, किन किन केस में एस्थमा हो गया है, या एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा हो गई, या COPD होगी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़, तो आपके जो एयरवे का जो डायमीटर है वो कम हो सकता है। एथलीट्स की अगर हम बात करें तो एथलीट्स की जो एरोबिक कैपेसिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन डिफ्यूजन कैपेसिटीज़ उनकी बढ़ जाती है, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी ट्रेनिंग को अडाप्ट कर लेता है। इसी वजह से इनका कार्डिक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, एल्विलर सरफेस एरिया में हमें जो है रेजिस्टेंस वो कम मिल रही होती है, और डिफ्यूजन वो प्रॉपर हो रही होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है। Clinical application of exercise-induced asthma. As the name shows, the asthma due to exercise. जब एस्थमा में आपको पता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, और अगर आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सरसाइज के दौरान जब भी उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाता है, इसको हम एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा भी कहते हैं। एक्सरसाइज के दौरान भी हो सकता है, और एक्सरसाइज करते हुए फ़ौरन से स्टार्ट हो सकता है। एस्थमा की हम बात करें तो एस्थमा में क्या होता है? ब्रोंकोस्पैज़म हो जाता है, यानी जितने भी एयरवेज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, क्योंकि जो भी ब्रोंकोस्पैज़म की वजह से अब क्या होगा, जिसकी वजह से एयरवे कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा में जब भी आप एक्सरसाइज करवा रहे होते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट का एक्सरसाइज जो एस्थमा है वो हमेशा एक्सरसाइज से बढ़े नहीं, और वो उनको वैसे नहीं होगा, वो सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान होगा, क्योंकि दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज एंड COPD में भी एयरवे रेजिस्टेंस होती है, और अगर हम COPD की बात करें तो इसमें कांस्टेंट एयरवे नैरोइंग है, उसमें जो है एक्सपायरेटरी एयर फ्लो कम हो जाता है, यानी एयर जो है बाहर कम आ रही होती है। इसके दो आगे से टाइप्स हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है। इसमें वर्क ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। इवन कि एक्सरसाइज के दौरान, डेली एक्टिविटीज़ के दौरान भी ऐसे लोगों को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा मसला हो रहा होता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन की बात करें तो वेंटिलेशन इज़ बेसिकली इन एंड आउट ऑफ द एयर। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज़ परमानेंट इन एंड आउट ऑफ द एयर। टाइडल वॉल्यूम की हम बात करें, अमाउंट ऑफ एयर मूव्ड पर ब्रेथ, यानी एक जब आप सांस ले रहे हैं तो एयर कितना मूव हो रही है इंस्पायर एंड एक्सपायर दोनों के दौरान। ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ ब्रेथ पर मिनट, एंड एल्विलर वेंटिलेशन एज वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रीचेज द रेस्पिरेटरी जोन, नॉट द कंडक्टिंग जोन। द एयर that reaches the conducting zone is called dead space ventilation. So we have to calculate pulmonary ventilation through we have to add alveolar ventilation plus dead space ventilation, so we got pulmonary ventilation. Pulmonary volumes and capacities, वाइटल कैपेसिटी बेसिकली जब भी आप वाइटल कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं VC से भी, आपको ये वाइटल कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स अच्छे से पढ़ लें, ये आपको आनी चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस मीन्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। रेजिडुअल वॉल्यूम, एज द नेम शोज, द वॉल्यूम ऑफ gas remaining in the lungs after maximum expiration is called residual volume. Total lung capacity, as the name shows, again, amount of gas in the lungs after maximum inspiration. अगर हम इनकी वैल्यूज़ की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम इज़ 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज़ 1200 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ 1300 ml, वाइटल कैपेसिटी इज़ 4700 ml, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज़ 3500 ml, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज़ 2500 ml, एंड टोटल लंग कैपेसिटी इज़ 6000 ml। तो टाइडल वॉल्यूम हमने डिस्कस कर लिया था कि आपकी एयर इन एंड आउट जो भी एक ब्रेथ में आ रही है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ एयर इन एक्सेस ऑफ tidal volume that can be inhaled, and expiratory reserve volume that can be exhaled.
और रेजिडुअल वॉल्यूम जो बच गया आपके पास लंग्स में एयर, तो इनकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, वाइटल कैपेसिटी में हम क्या करते हैं, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस कर लेते हैं, तो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी आ जाती है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो हम इसमें TV वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम प्लस कर रहे होते हैं, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर रहे होते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी में सारे जो हमारे पास वाइटल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम हम सबको एक साथ कैलकुलेट करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। स्पायरोमेट्री की हम बात करें, बेसिकली स्पायरोमेट्री जो हम यहाँ यूज़ करें दैट इज़ फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट पल्मोनरी वॉल्यूम्स और expired air flow, so we have to use spirometry for the diagnostic measurement. COPD की मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हम क्या करते हैं, वाइटल कैपेसिटी लेते हैं एंड फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड इन 1 सेकेंड, इसकी हम 1 सेकेंड को हम कर लेते हैं वाइटल कैपेसिटी से डिवाइड, और अगर ये वैल्यू 80% से ज़्यादा आ रही है तो आपका जो लंग है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, वो प्रॉपर काम कर रहा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, डाल्टन्स लॉ हमारे पास है, टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर दैट ईच गैस वुड एक्सर्ट इंडिपेंडेंटली। आप सबको पता है इनमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, लेकिन अगर हम जिनका ख़ास प्रेशर है, यानी प्रॉपर प्रेशर जिनकी हम बात करें, उसमें ऑक्सीजन है, उसका प्रेशर अगर हम देखें 159 है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका हम देखें 0.3 है, एंड नाइट्रोजन 600.7 है। अगर हम इन सबको कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास 760 mmHg बैरोमेट्रिक प्रेशर आ जाएगा। तो आप देखें हर गैस का जो प्रेशर है, अगर हम इन सबको मिलाएं तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ रहा है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की बात करें तो फिक लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, ये कहता है कि आपकी कोई भी गैस ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टिश्यू एरिया से, डिफ्यूजन कोफिशिएंट से, एंड द प्रेशर डिफरेंस in the partial pressure of gases on two sides of the tissue and is inversely proportional to the thickness. जैसे प्रेशर कम होता जाएगा ऑक्सीजन अंदर आती जाएगी, आपके सबसे पहले लंग्स में आएगी, एल्वुलाई के लेवल पे आएगी, एल्वुलाई से ब्लड में आ जाएगी, क्योंकि ब्लड में प्रेशर क्या हो गया, कम। अब जब ये सेल में प्रेशर कम हो जाएगा, सेल में प्रेशर का तब कम होगा जब आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेंगे और आपके पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी, तो ये सेल के लेवल पे आ जाएगी। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ता जाएगा तो ये बॉडी से एक्सपायरेशन के ज़रिए बाहर चली जाएगी। ब्लड फ्लो टू द लंग्स, पल्मोनरी सर्किट की हम बात करें तो वैसे काम करते हैं जैसे सिस्टमिक सर्किट काम करता है, और उसका प्रेशर लो होता है। जब भी आप खड़े होते हैं, व्हेन वी आर स्टैंडिंग, तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है कहाँ पे होता है, ज़्यादातर बेस होता है, लंग्स में होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्वियसली। लेकिन एक्सरसाइज के दौरान हमारा जो ब्लड फ्लो है वो अपेक्स की तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो जाता है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप की बात करें, जिसको हम V/Q रेशियो भी कहते हैं। वेंटिलेशन V, Q मीन परफ्यूजन, परफ्यूजन मीन ब्लड। अगर हम देखें बेसिकली देखें, अगर आपके पास एयर है और ब्लड नहीं है तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और अगर आपके पास ब्लड है, एयर नहीं है, तो भी गैस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने के लिए आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी आपके पास वेंटिलेशन भी हो, एयर भी हो, और आपके पास ब्लड भी हो। तो एपेक्स ऑफ द लंग जो हमारे पास है वो अंडर परफ्यूज्ड होती है। आपको पता है कि सारा बेस पे जा रहा होता है। बेस की हम बात करें वो ओवर परफ्यूज्ड होती है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो V/Q रेशियो इम्प्रूव होता है, और हैवी एक्सरसाइज में V/Q की इनइक्विटी हो जाती है। तो एक्सरसाइज से हमेशा बेहतर हो रहा होता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, ऑक्सीजन ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? 99% ऑक्सीजन किसके साथ अपना बॉन्ड बनाता है? एज यू नो, Hb, हीमोग्लोबिन के साथ। जब भी Hb ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा उसको हम कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब भी वो बॉन्ड नहीं बनाएगा तो हम क्या करेंगे? डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। आपको पता है ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? Hb, हीमोग्लोबिन चाहिए। तो आपकी बॉडी में जितना Hb अच्छा होगा उतना सेल तक ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंच पाएगी।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व की हम बात करें, ऑक्सीजन जब मिलेगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन जब छोड़ देगी तो डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। अगर हम प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में देखें तो ब्लड में बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी होती है Hb और ऑक्सीजन के जुड़ने की, और लंग्स के लेवल पे हमेशा जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, एंड टिश्यू के लेवल पे क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन सेल को देते हुए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सेल उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रहा होता है। उसके बाद हम पीएच की बात करें, टेम्परेचर एंड 2,3-DPG, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी या बॉन्ड डिसोसिएट करने में। जब भी Hb डिक्रीज़ होगा, HbO2 एफिनिटी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बढ़ जाएगा, और इसी तरह ऑल्टरनेट है, जब भी आपका टेम्परेचर बढ़ेगा HbO2 एफिनिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। 2,3-DPG की बात करें तो डैट इज़ RBC ग्लाइकोलाइसिस बाय प्रोडक्ट, और ये भी हेल्प आउट कर रहा होता है ऑक्सीजन एंड Hb के बॉन्ड एसोसिएशन या डिसोसिएशन में। इसी तरह ये ग्राफ्स उसी को शो करें। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द मसल्स देखें तो मायोग्लोबिन होता है, मायोग्लोबिन की अगर हम एफिनिटी की बात करें तो इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन के नस्बत। तो जो मसल्स में आपके पास ज़्यादा ऑक्सीजन वो उसको बॉन्ड के तौर पे मायोग्लोबिन के साथ जोड़ के रख सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की हम बात करें, अब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो ये 3 तरीक़ों से क्या होता है, डिज़ोल्व हो रहा होता है, एक प्लाज्मा से 10%, दूसरा Hb से 20% एंड बाइकार्बोनेट से 70%। अब क्या होता है, टिश्यू के लेवल पे हाइड्रोजन आयन है वो बॉन्ड बनाते हैं Hb के साथ, HCO3 माइनस डिफ्यूज़ आउट होता है, यानी बाइकार्बोनेट आयन्स जो हैं वो डिफ्यूज़ आउट हो रहे हैं RBC से प्लाज्मा के ज़रिए। वेंटिलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस की हम बात करें, CO2 प्लस H2O बॉन्ड बनाते हैं H2CO3 एंड हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है, एंड CO3 आयन मिल के क्या करता है, फिर वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इसी तरह आपकी pH भी मेंटेन हो रही होती है, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से एक्सेल हो रहा है। रेस्ट टू वर्क ट्रांजिशन की बात करें, जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, यानी हम बॉडी में सब मैक्सिमल एक्सरसाइज से कांस्टेंट लोड स्टार्ट करें तो हमारी एकदम से वेंटिलेशन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही होती है। रैपिडली इंक्रीज़ होने के बाद एक टाइम होता है, उसके बाद वो स्टेडी स्टेट में आहिस्ता आहिस्ता करके वो चली जाती है। तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स की हम बात करें एक्सरसाइज की, रिस्पायरेटरी मसल्स में जब भी आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज करें तो रिस्पायरेटरी मसल सबसे पहले जल्दी अडेप्टेशन कर लेते हैं ट्रेनिंग्स का, ऑक्सीजन एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से जल्दी एक्सेल आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपके जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, मिनट वेंटिलेशन भी इंक्रीज़ हो रही होती है। एक्सरसाइज अगर हम देखें तो एक्सरसाइज इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ऑन ब्रीथिंग। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में आपके ब्रीथिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं ब्रीथिंग रेट सबसे पहले इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ हो रहा होता है। सबसे ज़्यादा आपको होता है हाँफना स्टार्ट कर देते हैं हम, अगर ज़्यादा सीढ़ियाँ चल लें या ज़्यादा एक्टिविटी को इस तरह की कर लें तो सबसे पहले जो फ़र्क पड़ता है, अडेप्ट करता है, वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो एक्सरसाइज जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वेंटिलेशन एक तो बढ़ रहा है, यानी ब्रेथ पर मिनट बढ़ रहा है, और इसके अलावा टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ता है। अब हम देख लेते हैं लाइट एक्सरसाइज के दौरान क्या होता है। लाइट एक्सरसाइज में ऑक्सीजन अपटेक बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, वेंटिलेशन इंक्रीज़ हो रही है, और साथ साथ आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, यानी आप डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी तरह अगर हम हाइयर एक्सरसाइज लेवल की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती है, यानी नंबर ऑफ ब्रेथ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि लाइट में नहीं एक्सरसाइज में नहीं बढ़ रहे हैं। आपका जो ऑक्सीजन ब्लड है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, आपकी एल्वेलर कैपिलरीज ज़्यादा वर्क करेंगी, और प्रॉपर डिफ्यूजन अच्छे से हो पाएगा। स्टेडी स्टेट मॉडरेट एक्सरसाइजेस की बात करें, अब आपके पास ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो सफिशेंट है, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे ऑक्सीजन अपटेक भी बढ़ रही है तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी बढ़ सकता है। अगर लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ज़्यादा होगी, वेंटिलेशन इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली स्टेडी स्टेट में आपका टाइडल वॉल्यूम एंड ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं।
तो लाइट एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल वॉकिंग, जिसमें आपकी ब्रीथिंग डीपर हो रही है, और इंटेंस एक्सरसाइज की बात करें तो डैट इज स्प्रिंटिंग, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। और स्टेडी एक्सरसाइज की हम बात करें डैट इज जॉगिंग, इसमें आपका टाइडल वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज हो रही है। अब हम बात करते हैं जब आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सरसाइज करें हॉट एनवायरनमेंट में, यानी गर्मी में करें एक्सरसाइज। लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ा था वेंटिलेशन ड्रिफ्ट क्या होता है। जब भी आप हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि आपके रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। पहले आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, अब क्या होगा, आपका ब्लड टेम्परेचर आपका बॉडी का रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे बॉडी टेम्परेचर रेस होगा तो एट टाइम्स वेंटिलेशन ड्रिफ्ट हो पे आ जाएंगे, यानी कि अब वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको कोप अप करना। इंक्रीमेंटल एक्सरसाइजेस की हम बात करें तो अनट्रेंड सब्जेक्ट में एकदम से लीनियर इंक्रीज हो रहा है इफ़ यू आर वर्किंग ऑन 50 to 75% VO2 मैक्स, एंड आफ्टर दैट वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाता है आपकी जो वेंटिलेशन है। और अगर हम इंक्रीमेंटल एक्सरसाइज इन एलाइट एथलीट देख रहे हैं तो एलाइट एथलीट में क्या होता है कि हायर VO2 मैक्स पे अगर वो काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है जो आप अगर हायर VO2 मैक्स पे काम करें तो वेंटिलेशन जो है वो बढ़ती है, और ऑक्सीजन का प्रेशर जो है 30 to 40 mmHg जो है वो डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एंड शॉर्ट RBC थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज ड्यू टू हाई कार्डियक आउटपुट। कंट्रोल ऑफ वेंटिलेशन एट रेस्ट, जब हम रेस्ट कर रहे हैं तो हमारी वेंटिलेशन कौन कंट्रोल कर रहा होता है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन देखें तो बेसिकली डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन एंड डायफ्राम की रिलैक्सेशन को ही हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कह रहे होते हैं। और अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन में हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा है जहाँ पर रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर प्रेजेंट होता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड तो सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स वी हैव दैट कंट्रोल्ड एंड help out in respiratory control center। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर बेसिकली कहाँ पे होता है, दैट इज़ इन द मेडुला। हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो कि क्या जो कर रहे हैं इंस्पायरेशन को कंट्रोल। 2 मेडुला में है, 2 पोन में है, प्री बॉटजिंगर कॉम्प्लेक्स है एंड रेट्रोट्रैपेजॉइडल न्यूक्लियस है इन मेड्यूला। एंड पोन्स की बात करें तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है एंड कॉर्डल पोन्स है। ब्रेन स्टेम में जो ब्रेन में हमने देखा मेडुला ऑब्लांगेटा में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सिस्टम सेंटर प्रेजेंट है। इनपुट टू द रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर आप सबको पता है कि एक हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, दूसरा न्यूरल रिस्पॉन्स होता है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स की बात करें तो सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं जो कि मेडुला में लोकेटेड होते हैं, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आप इस चीज़ पे गौर करें कि यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर नहीं है, यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर है और H+ कंसंट्रेशन है। जब भी ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा हो जाएगी CSF में, तो ये फिर सेंस कर लेंगे। और पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स की बात करें तो आपके पास आउटिक एंड कैरोटिड बॉडीज़ हैं जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन एंड पोटाशियम का जो है प्रॉपर जो है वो सेंस कर लेते हैं। न्यूरल इनपुट की हम बात करें तो मोटर कॉर्टेक्स में होते हैं और स्केलेटल मसल्स में हमारे पास मैकेनोरिसेप्टर्स हैं। वेंटिलेटरी कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हाई ब्रेन सेंटर सबसे पहले कंट्रोल कर रहा होता है ह्यूमरल एंड ह्यूमरल कीमोरिसेप्टर्स से एंड न्यूरल फीडबैक से। हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है कि अलीनियर राइज इन वेंटिलेशन थ्रेशोल्ड जो एकदम से होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ब्लड में H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और जब भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो इस वजह से होगा कि लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है। तो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर हम देखें हाई ब्रेन सेंटर है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कहाँ पे आपके पास मेडुला ऑब्लांगेटा में, फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, स्केलेटल मसल से मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, कीमोरिसेप्टर्स हैं जो कि सारे जो कमांड भेजते हैं रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर को और मेडुला को, और वो कहाँ भेजते हैं आपके रेस्पिरेटरी मसल्स में, और आपकी ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है।
ट्रेनिंग रिड्यूसेस द वेंटिलेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज। जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो लंग के स्ट्रक्चर पे तो ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब एकदम से वेंटिलेशन जो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता है फिर वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। यानी अब आप बहुत थोड़े से भी एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा हाँपते नहीं हैं जब शुरू शुरू में काम कर रहे हाँप रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज से वेंटिलेशन आपका हमेशा बेहतर होता है। कितना परसेंट? 20 to 30% लो हो रहा है। इसमें अगर हम देखें तो आप इस ग्राफ के ज़रिए देख सकते हैं कि जो बगैर ट्रेनिंग के उनके कितना अफेक्ट हो रहा है और आफ्टर ट्रेनिंग कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो लंग के स्ट्रक्चर पे तो फ़र्क नहीं पड़ता है एज वी ऑल आर नोज़, लेकिन उसकी वेंटिलेशन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपकी जो नॉर्मल लंग जो डिमांड होती है गैस एक्सचेंज की वो बढ़ जाती है। अडेप्टेशन तो नहीं हम कह सकते। अब अगर कभी फेलियर ऑफ लंग हो जाए एलाइट इंड्योरेंस एथलीट्स में, वो कभी एक्सेप्शनल केस है तो हाइपोक्सीमिया हो सकता है। डज द पल्मोनरी सिस्टम लिमिट एक्सरसाइज परफॉर्मेंस? वैसे तो कभी देखा नहीं है गया है कि आप लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस करें तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लिए एक लिमिट के तौर पे साबित हुआ हो, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मैक्सिमल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मसल फैटीग हो सकता है। न्यू रिसर्चेस के मुताबिक हमने आगे भी डिस्कस किया था पहले भी कि अगर आप 90% VO2 मैक्स यूज़ कर रहे हैं और आप 120 मिनट से ज़्यादा कर रहे हैं और हाई सीवियर इंटेंसिटी की है तो, अदरवाइज़ बहुत ही कम होता है, ऐसा होता नहीं है। डू नेज़ल स्ट्रिप्स इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस? वैसे तो जो नेज़ल स्ट्रिप्स का जो फंक्शन होता है एयर रेजिस्टेंस को कम करना होता है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली फ़ायदा हो सकता है जो लोग ऐसा सोचते हैं। रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन अगर हम ट्रेनिंग के देखें, जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आपके इंस्पायरेटरी मसल सबसे पहले उस ट्रेनिंग परफॉर्मेंस से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। आपकी पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी बेहतर हो रही है, इंट्रावेनस डिफरेंसेस जो बेहतर हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी आपके टिश्यूज़ को, और रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो अब ज़्यादा जो ब्रीथिंग जो है वर्क है वो ज़्यादा थकेगा नहीं और आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा, जिसकी बेसिस पे आपका VO2 मैक्स बढ़ेगा, और VO2 मैक्स बढ़ता है तो आपकी एबिलिटी भी बढ़ती है। और ABO2 इंट्रावेनस डिफरेंस भी अब जो है डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा इफेक्टिवली इनएक्टिव ऑर्गन से एक्टिव ऑर्गन्स की तरफ हो रही है, यानी जहाँ आप एक्सरसाइज कर रहे हैं मसल्स में अब आपके पास क्या ज़्यादा जा रहा है, मसल्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रही है जिसको आप ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द रेफरेंस बुक्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, you can comment in the comment section. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.